हम लोग लखनऊ गांव में रहते थे। मेरे 5 भाई थे, 2 मम्मी थी। एक मम्मी का इंतकाल हो गया था और एक मम्मी हमारे साथ ही रहती थी। हम 3 भाई एक मम्मी से थे और 2 भाई एक मम्मी से थे और हम 5 भाइयों का पिता एक ही था। हम 3 भाई काफ़ी बड़े थे और वह 2 भाई काफ़ी छोटे थे। एक 10 साल का था और 6 साल का। हम तीनों भाई अपने पिता की बात भी कम मानते थे और बात बात पर उनसे झूठ भी बोलते थे और हम तीनों भाइयों की शक्ल सूरत भी कुछ खास नहीं थी और हमारे पिता ने हम तीनों की शादी अभी कर दी थी और हम अब छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारे पिता हम पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। हम 5 भाई बाग में जाते थे क्योंकि हमारा आम का बगीचा था और जब थोड़ी सी आंधी आती तो हम बाग की तरफ दौड़ जाते और आम को नीचे गिरते हुए उठाया करते थे और घर पर लाकर आमों का हिस्सा लगा लिया करते थे। हम 3 भाई ज़्यादातर आम लेते थे और उन 2 भाइयों को कम दिया करते थे। हम 3 भाई उन दोनों भाइयों से बहुत चिढ़ते थे क्योंकि हमारे पापा उन दोनों भाइयों से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों भाई बहुत खूबसूरत थे और एक दिन यूं ही खेलते खेलते वह नहर पर निकल गया और जो 10 साल का था वह नहर के अंदर गिर गया। अरे धीरे धीरे नहर के बीच में जा रहा था और छोटा भाई देख देख कर बहुत खटपटा रहा था कि मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं। चिल्ला रहा था। काफी देर हो गया, कोई मदद के लिए नहीं आया तो वह खुद ही नहर के अंदर कूद गया अपने भाई को बचाने के लिए और फिर उसने अपने भाई को बचा ही लिया और फिर दोनों भाई अपने घर की तरफ चल दिए। मन ही मन में बहुत डर हो गया था कि अब हम घर वालों को क्या बताएंगे। अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब बताएंगे कि हम नहर में गिर गए तो। और यह सब चीजें हुई। जब वे दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका भाई जो 10 साल का है वह नहर में गिर गया था और वह जो 6 साल का है वो उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से नहर से पानी तक नहीं उठा सकता वह भला 10 साल के बच्चों को कैसे बचाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई पर किसी को यह विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़ करके। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक, और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, या तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वह कह रहे हैं तो जरूर कोई न कोई बात होगी जिसकी वजह से वह विश्वास कर लिया। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई। वह बोले कि श्रीमान इसमें मैं क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा था कि उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले की शक्ल देखने लगे। श्रीमान इसमें मैं क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो सवाल यह नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा यह कैसे कर पाया, सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। फिर वे बोले इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था उसे वहां यह बताने वाला कि तुम यह नहीं कर सकता, और यही कारण है कि वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले यह जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था और हम 3 भाई भी यह माजरा सुनकर हैरान थे। हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि यह दोनों मर क्यों नहीं गए, और दूसरी माँ की भी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। अब उन दोनों भाइयों के सर से माँ का साया उठ चुका था। अब दोनों
भाई हमारे जैसे हो चुके थे। अब पिताजी भी बहुत बीमार रहने लगे थे और उनके यहाँ पैसों की तंगी हो गई। अब वे तीनों जने हम लोगों से मदद की तलब करते थे। हमने वह दोनों भाइयों का फायदा उठाया और उन दोनों को काम पर लगा दिया। पिताजी थोड़े खुश हो गए, पर उनको हम पर विश्वास नहीं था, पर वह मजबूर थे। करते भी क्या, आप हम अंदर ही अंदर उन दोनों से बदला लेना चाह रहे थे कि मैं दिल्ली शहर में काम करता था और एक सिलाई की फैक्ट्री खुली थी, काफ़ी अच्छा चल रहा था। अचानक से उसमें घाटा होने लगा था, मेरे ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया। फिर मैं उन दोनों भाइयों को शहर ले आया, एक को होटल में और एक को सिलाई की फैक्ट्री में लगवा दिया था। होटल वाले को मैंने काफ़ी उधार खाया था और मैंने अपने कारीगर को भी सिखलाया था। होटल वाले के काफ़ी पैसे मुझ पर उधार थे, तो इसलिए मैंने उस भाई को होटल पर रखवा दिया था। पर मैंने भाई को नहीं बताया था कि मैंने अपने उधार के बदले तुझे होटल पर लगवा दिया था, और होटल वाले को कह दिया था जब तक मेरा हिस्सा चुकता न हो तुम इसे अपना काम करवा सकते हो, क्योंकि यह बहुत मेहनती है, आपका पूरा काम करेगा और पूरे ईमानदारी के साथ, क्योंकि यह बहुत ईमानदार भी है। और मैंने इसी तरह इसको 2 सालों तक गिरवी रख दिया और फिर मैं अपने गांव चला आया और पिताजी से मैंने बोल दिया था कि मैंने उसे काम पर लगवा दिया है। और पिताजी थोड़े दुखी भी थे और थोड़े खुश भी हुए, पर वह लाचार थे, इसलिए मुझसे और कुछ सवाल नहीं किए। जो एक दूसरे भाई को सिलाई पर लगाया था उसने वहीं पर अपना घर बसा लिया था। उसने शादी कर अपना घर बना लिया था। वह भी बहुत मेहनती था और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वो थोड़ा मतलबी था। उसने भी पिताजी की कोई हालचाल नहीं लिया, न घर पर पैसे भिजवाए। उन दोनों के बीच भी बहुत दूरियां थी, क्योंकि मैंने उसे आगरा यूपी में सिलाई के काम पर लगवाया था, इधर इसने दिल्ली होटल में लगवाया था, तो इसलिए इन दोनों के बीच भी कोई बातचीत या कोई खोज खबर नहीं थी। आप 2 साल बीत चुके थे। इधर होटल वाले का कर्जा भी पूरा हो चुका था। अब मैं आज़ाद हो गया था। तब मुझे पहली बार मालूम हुआ था कि मेरे भाई ने मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है, पर मैं चुप था क्योंकि मैं बुरी तरीके से फंस चुका था। होटल वालों की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि एक वह अच्छा इंसान था, इसको एक मेहनती आदमी चाहिए था। उसका इतना कर्जा भी खाया था मेरे भाई ने, तो मैं इसलिए चुप रहकर मैंने उसका सारा कर्जा उतार दिया, क्योंकि मैं दिन में उतना काम किया करता था और रातों को अपना पैसा सेव करने के लिए ईंट ढोया करता था। और इस तरह मैंने अपने पास काफ़ी पैसे जमा कर लिया था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर मैं बहुत मेहनती इंसान था। इस पर से मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया था और मेरा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा। उधर मेरी फैमिली भी बहुत परेशान थी। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां थी। वह छोटे छोटे थे, फिर भी मैं गांव लौटा अपनी फैमिली को लेने के लिए। तब मैंने सारा किस्सा अपने पिताजी को बताया, तो फिर वह परेशान हुए और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे। मेरे गम में मुझे देखा तो वो बहुत खुश हो गए थे। फिर मेरे भाई को बहुत सारी दुआएं और फिर पिताजी का इलाज करवाया। पिताजी ठीक हो गए थे। फिर मेरे भाई को बहुत सारी दुआएं और मैं अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली चला आया। कुछ ही दिनों बाद भी पिताजी का भी देहांत हो गया और जो भाई मेरे साथ गद्दारी किया था उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। पहले तो नेपाल की ऊंची चोटियों पर से बस से नीचे गिर गया। सारे यात्री मर गए थे, पर वह बस के अंदर जिंदा था। 2 दिन बाद जब बचाव दल वहां पहुंची तो उसको निकाला गया। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके कितने सर्जरी हुए, कई साल लग गए। फिर वो अपने गांव आया। गांव वहां पर भी उसको चैन ना आया और उसको जहरीले सांप ने डस लिया। फिर इसी तरह से तड़प कर उसने अपनी जान दे दी। इसलिए कहावत कही जाती है, कर
बुरा तो हो बुरा, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। इसी तरह मैं अपनी फैमिली में बिजी हो गया और मेरे अब 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। और फिर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। आपको अपने आसपास बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकेंगे, दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू यह भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज़ है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को पढ़ने के लिए, इससे यह साफ पता चलता है कि अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम होगा। मुझे यह काम करना कठिन लगता है। मैं यह चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा जो लोग यही करते हैं। मुझे यह काम नहीं होगा। इस काम को मत करो। अगर आपको यह कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपको यही परेशानी दूर हो जाएगी।